हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपसे बोला था कि मैं KVS PRT एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कराने वाली हूँ और उसी सीरीज़ में आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैथ के लिए क्लासेस। फ्रेंड्स, ये मेरी मैथ उन लोगों के लिए रहेगी जिनका जो मैथ है उसमें बेसिक्स भी उनके क्लियर नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम KVS PRT जैसे एग्ज़ाम की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत ही बेसिक लेवल की मैथ आती है। अगर मैथ आपकी पहले से स्ट्रांग रही है तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि मैथ जो है वो काफ़ी बेसिक आती है। लेकिन क्या होता है कि हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी मैथ बेसिक लेवल पे भी प्रिपेयर नहीं होती है। उनका ये कमज़ोर पार्ट होता है। जब कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर मैथ पूछी जाती है, चाहे वो कितनी भी इजी हो, इनसे सॉल्व नहीं हो पाती, क्योंकि जो बेसिक्स हैं जब अगर आपके वो क्लियर नहीं है तो आप किसी भी एग्ज़ाम में कितना भी सरल मैथ के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं फिर भी आपसे वो नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी ये सीरीज़ उन्हीं लोगों के लिए है। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सच में बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे और जैसा भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी पढ़ा रही हूँ, आप उसे सीखेंगे और फिर ऐसे करके आप KVS PRT में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं और किसी एग्ज़ाम की बात नहीं करूंगी, लेकिन अगर हम KVS PRT और सीटेट जैसे एग्ज़ाम की बात करें, जैसे सीटेट पेपर 1 की हम बात करें, तो इसमें बहुत ही इजी लेवल की जो मैथ है वो पूछी जाती है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप रेस में पहले से ही बाहर हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप को अपने ऊपर वर्क करना है और मैं बहुत बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर करूंगी। अच्छा, मैं इसे कैसे पढ़ाने वाली हूँ, मेरा बेस क्या रहेगा? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि मैं सबसे पहले तो PYQ मेरा बेस रहेगा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी पहले की शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए फरवरी 2023 में, जितनी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए उन सभी में जो भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ वाले सेक्शन में, तो उन सभी को बेस बना करके जो मैं क्लासेस है वो लूँगी। ठीक है, और साथ ही साथ और बेस रहेंगी मेरी NCERT बुक्स। फ्रेंड्स, जो भी CBSE पेपर ऑर्गेनाइज कराती है, मैंने आपको कई बार बताया है, उनका बेस जो है वो NCERT बुक्स होती हैं, चाहे हम यहाँ सीटेट की बात करें या KVS PRT एग्ज़ाम की बात करें। ठीक है, तो NCERT बुक्स जो है वो मेरे बेस में रहेंगी और उनको बेस मानकर ही मैं ये जो क्लासेस है वो मैं आपकी लूँगी। अच्छा, मैं कैसे क्लासेस लूँगी, तो यहाँ पर मैं पहले तो आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगी, उससे रिलेटेड बेसिक बिल्कुल, और फिर उसके बाद हम साथ में प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, जिससे कि हमें आइडिया हो पाए कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो रेलेवेंट है ना, और हम कितना सीख पाए। ठीक, और साथ ही साथ हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व होते जाएंगे। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, प्रैक्टिस के लिए अगर आप कहेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर मैं क्वेश्चंस आपको डाल दिया करूँगी, जो भी मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, टेलीग्राम पे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँगी, और अगर आपने वो नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और साथ ही और जो PDFs हैं उनके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ क्वेश्चन मैं आपको दूंगी और साथ ही साथ मैं आंसर भी दूंगी। अगर आपको उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे और फिर मैं उसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगी आपको नंबर्स के बारे में। अगर इसमें बात करें तो इसमें भी कई टाइप्स हैं, मतलब सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि नंबर के टाइप कौन कौन से हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि पहले 10 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो अगर ये आया है, मान लीजिए अब आपको पता ही नहीं है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो सबसे पहले हम टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद इसी में हम अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। जैसे रोमन नंबर्स पे एक वीडियो मेरा आएगा, क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे। फिर अगर हम बात करें तो इसी में हम कई सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन जो है वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से भी पूछा गया था, हम उसे देखेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, और भी जो टर्म्स हैं हम उनको देखते चलेंगे, मतलब कि प्रीवियस ईयर को बेस बना करके मैं इसे बहुत ही अच्छे से कराने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगर हम नंबर की बात करें फ्रेंड्स,
तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं, कभी आपने अगर सुना हो पूर्ण संख्याएं या होल नंबर, ये कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स होल नंबर जो है हमारे, वो हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से, ठीक है। ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि 0, फिर 1, 2, 3 और फिर ऐसे अनंत तक हमारे जाते हैं। बस यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आपसे पूर्ण संख्याओं की बात होगी तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं। वही हम प्राकृत संख्याओं की बात करें, प्राकृत संख्याएं, या अगर हम इन्हें बोलें नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, तो फ्रेंड्स ये जो नंबर्स होते हैं ये हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, ये हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, मतलब 1, 2, 3 और इस तरीके से हमारे आगे बढ़ते जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्याएं जो हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होती हैं और प्राकृत संख्याएं जो है वो 1 से स्टार्ट होती हैं। अभी तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा ये, पर जब स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है, और फ्रेंड्स स्टेटमेंट में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, अभी मैं आगे सॉल्व कराऊंगी, तो स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन आते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब मैं आपसे 2 स्टेटमेंट बोल रही हूँ, अब बताइएगा। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ कि क्या, एक स्टेटमेंट मेरा यहाँ पर है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। एक ये मेरा स्टेटमेंट है, ठीक है। और दूसरा ये है फ्रेंड्स कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। और आपके ऑप्शन हैं A, B, C, D, और आपके ऑप्शन है कि सही आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सा आपका सही है, 1, 2 या फिर 1 और 2 दोनों, ठीक है, दोनों, या फिर कोई नहीं। फ्रेंड्स बताइए इसे। तो देखिए पहला हमारा लिखा है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो यहाँ इसका कहने का मतलब है कि ये जो सभी प्राकृत संख्याएं हैं, क्या ये पूर्ण संख्याएं हैं? तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम यहाँ से पूर्ण संख्याओं को देखें तो देखिए यहाँ पर ये सभी प्राकृत संख्याएं आ गई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगला स्टेटमेंट हम देखें तो लिखा है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सभी पूर्ण संख्याएं, देखिए हम जब सभी पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो 0 है ये भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्याएं। यहाँ अगर कुछ पूर्ण संख्या होता तो ठीक होता, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं मतलब यहाँ 0 भी प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो क्या 0 प्राकृत संख्या है? नहीं है। तो मतलब ये सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा रॉन्ग है, गलत है। तो मतलब हमारा सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। और ये दूसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा, गलत होगा। फ्रेंड्स यहाँ मैंने समझाने की आपको कोशिश की कि इस तरीके से स्टेटमेंट में आपके क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। इस वजह से हमें ये जो बेसिक्स हैं हमारे नंबर्स को लेकर के वो क्लियर होने चाहिए। एक और मैं आगे लिखती हूँ फ्रेंड्स, इंटीजर्स या पूर्णांक। अब ये पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, इसका कहने का मतलब है कि बस पूरा अंक होना चाहिए। इंटीजर्स मतलब कि यहाँ देखिए आपको प्राकृत संख्या जो है प्लस में ही दिख रही हैं,
माइनस में नहीं दिख रही हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पूर्णांक है ये माइनस में भी हमारे आ जाते हैं। अगर हम संख्या रेखा में दिखाएं तो जैसे ये 0, ये -1, इस साइड माइनस की संख्याएं होती हैं, कभी आपने पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ बीच में आपको 0 मिलेगा और इस साइड आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो यहाँ माइनस में आपको संख्याएँ दिखेंगी और राइट हैंड साइड आपको प्लस में संख्याएँ दिखेंगी। जैसे यहाँ -1 तो ये +1, ये +2, ठीक है, इस तरीके से। तो पूर्णांक में हमारे माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं, ठीक है, और 0 भी आता है और प्लस वाली संख्याएं भी आती हैं। बस शर्त यह है कि वो पूरा अंक होनी चाहिए, पूर्ण अंक होनी चाहिए। मतलब कि अगर हम यहाँ पर लिखें 1.2 तो ये हमारा जो है ये हमारा इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी संख्या नहीं है। आया समझ में आपको, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है हमें। तो ये हमारी हो गई किसकी बात, पूर्णांकों की बात। अब अगला हम लोग फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पर, जिससे क्वेश्चन कई बार आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो आपको देखने को मिलेगा अभाज्य संख्याएं। अब ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, कोई भी संख्या जो सिर्फ स्वयं से या फिर 1 से कटती है। मतलब अगर आपको ये भी नहीं पता तो मैं आपको ये बताऊं कि आपको टेबल तो आते होंगे, तो जो संख्या वो मतलब सिर्फ या तो खुद के टेबल में आए और या फिर 1 के टेबल में आए, उसके अलावा किसी टेबल में ना आए, ठीक है, तो वो हमारी हो जाएगी कौन सी, अभाज्य संख्या, ठीक है। जैसे हम अगर आपसे बोलें कि आप बताइए 5, क्या ये अभाज्य संख्या है, तो देखिए अगर हम 5 की बात करें तो ये देखिए सिर्फ 1 के टेबल में आएगा या सिर्फ ये 5 अपने स्वयं के मतलब टेबल में आएगा, ठीक है, स्वयं के खुद के टेबल में आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, अभाज्य संख्या। ये किसी और के टेबल में नहीं आ रहा है, मतलब किसी और से कट नहीं होगा, ठीक है। या इसके गुणनखंड कोई और नहीं हो सकते। गुणनखंड, फैक्टर एंड मल्टीपल अभी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। बाकी मैं यहाँ पर अगर शॉर्ट में बताऊँ तो फैक्टर्स मतलब होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम 5 को इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर अगर टेबल पढ़ें तो देखिए 5 किसी और के टेबल में हमारा नहीं आता है, या ये सिर्फ 5 के टेबल में आएगा और या फिर 1 के टेबल में, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ये हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। वहीं फ्रेंड्स अगर हम आपके सामने बोलें कि अच्छा 8 बताइए, तो अगर हम 8 की बात करें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किस किस के टेबल में आता है तो आप तुरंत बताएंगे कि 1 तो होता ही है, साथ ही साथ ये 2 के टेबल में भी आपको दिखेगा, 4 के टेबल में भी दिखेगा और 8 के टेबल में, खुद के टेबल में तो होगा ही। मतलब ये 1 और स्वयं के अलावा 2 और 4 से भी कट रहा है, 2 और 4 के टेबल में भी आ रहा है। तो ये 8 जो है हमारा, यह भाज्य संख्या नहीं हुई, ये हो गई भाज्य संख्या। समझ में आया? तो ये बात आपको ध्यान रख के चलनी है, ठीक। अगर हम यहाँ पर इसके गुणनखंड करें तो देखिए 8 सबसे पहले 2 के टेबल से ये कटेगा, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2। यहीं पर अगर हम बात करें तो देखिए 2 और फिर इसका साथ में मल्टीप्लाई अगर करा देंगे 2 2 ज़ा 4 और फिर साथ ही साथ 8 से भी ये कट होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अब आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, वो क्वेश्चन ये है, एक मिनट यहाँ पर लिख दूँ, या तो स्वयं से या फिर 1 से, इसके अलावा किसी और से ये नहीं कटती हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ 11, तो बताइए आप, तो देखिए 11 या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 11 के टेबल में, साफ सीधी बात। तो ये क्या हो गया हमारा अभाज्य। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पॉज कर लीजिएगा वीडियो। आप बताइए क्या 9 हमारी अभाज्य संख्या है? इनमें से आप लोगों में से हो सकता है कुछ ने सोचा हो कि ये अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि ये देखने में विषम संख्या जैसी लग रही है ना। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम 9 की बात करें
तो देखिए 9 हमारा 1 के टेबल और 9 के टेबल के अलावा और किस टेबल में आ रहा है, तो 3 is 9, मतलब 3 के टेबल में ये आ रहा है, 3 से कट जाएगा। तो ये जो हमारा 9 हुआ ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या हो जाएगी, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आया आपको? मतलब स्वयं या एक के अलावा कोई भी अगर एक डिजिट आ गई जिससे कट रहा है तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। आया समझ में आपको? तो ये ध्यान रखना है। अच्छा एक और मैं आपसे पूछूं अगर कि अच्छा 2 बताइए, क्या 2 ये जो है ये 2 क्या ये हमारा प्राइम नंबर है? तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे कि या तो ये सिर्फ 1 से कटेगा या फिर स्वयं मतलब 2, इसके अलावा कि किसी और टेबल में नहीं आएगा, तो 2 भी हमारा प्राइम नंबर है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। 2 को देखते ही लगता है कि हम इसको ऑड इवन से जोड़ने लगते हैं, सम या विषम संख्याओं से जोड़ने लगते हैं फ्रेंड्स, लेकिन 2 हमारी सम संख्या तो है लेकिन ये अभाज्य संख्या है, ठीक है, प्राइम नंबर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये प्राइम नंबर की बात हमने करी तो साथ में हमने आपसे भाज्य संख्याएं भी डिस्कस किया। भाज्य संख्या आपको बताया, कौन कौन सी बताई आपको? मैंने बताया कंपोजिट नंबर इन्हें बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर मतलब जिनके एक और स्वयं के अलावा अन्य भी गुणनखंड हो, मतलब जो किसी और भी टेबल से कटे एक और स्वयं को छोड़ करके, ठीक है, मतलब किसी तीसरे टेबल से कट रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, हमारी भाज्य संख्याएं, ठीक है। स्वयं या एक को छोड़कर किसी तीसरे से अगर कटे या गुणनखंड हो तो वो क्या होंगी, भाज्य संख्याएं। जैसे 9 हमारी क्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, वो है 1 से रिलेटेड, कि चलिए हमने समझ लिया कि अभाज्य संख्याएं जो हैं वो या तो 1 से कटेंगी या तो स्वयं से कटेंगी, और वहीं हम भाज्य संख्याओं की बात करें तो वो या तो 1 से कटेंगी या स्वयं से, और इसके अलावा किसी तीसरे से भी कटेंगी, और ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये स्वयं और 1 से एक तो ज़्यादा होना चाहिए, तो वो हमारी होंगी भाज्य संख्या। लेकिन अब यहाँ 1 की बारी आती है कि 1 कैसी संख्या है, तो ध्यान रखना है कि 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए हम कंपैरिजन ही 1 से कर रहे हैं कि यहाँ पर या तो स्वयं से या तो 1 से, तो इस वजह से 1 को ना तो हम प्राइम नंबर की श्रेणी में रख रहे हैं और ना ही कंपोजिट नंबर की श्रेणी में रखते हैं। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर आप नोट बना करके लिख सकते हो कहीं पर कि 1 जो है ये ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य और ना ही क्या है, अभाज्य। ये बात आपको ध्यान रख के चलनी है, ठीक है, समझ में आया आपको। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और पूछे गए हैं, ठीक है। पहले हम थोड़ा संख्याओं के बारे में और जो कुछ रह गई हैं उनको समझ लेते हैं और फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। अब बहुत ही सरल संख्याओं के बारे में बात करेंगे जो आपने सुनी ही होगी, आती ही होगी, जिनको हम कहते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो देख लेते हैं हम लोग। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्याएं या हम बोलें इवन नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स तो कौन से होते हैं? तो जिन भी संख्याओं के इकाई के स्थान पर, या हम कहें कि इधर लास्ट डिजिट अगर हम काउंट करें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 8462,
तो ये जो इकाई का स्थान होता है इसको हम देखते हैं, अगर वो क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या अगर लिखी है तो वो संख्याएं हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये हमारी हो गई सम संख्याएं। अगर हम विषम संख्याओं की बात करें, या अच्छा देखिए, मैं जो इंग्लिश में नाम लिख रहे हैं ये भी आपको आने चाहिए क्योंकि बेसिक है, इसमें इतना कोई ये नहीं है कि बहुत ही टफ है। जैसे ऑड नंबर्स किन्हें बोलेंगे हम, तो जो सम ना हो वो हमारे हो जाएंगे विषम। मतलब कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर आपको 1, 3, 5, 7, 9 ये आपको देखने को मिलता है, वो हमारी कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? विषम संख्याएं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। और आपकी यहाँ पर मैं बात करती हूँ परिमेय संख्याओं की। अब ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं, या हम इन्हें बोलें तो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं P/Q के फॉर्म में। P/Q के फॉर्म का मतलब होता है, जैसे आपने लिखा यहाँ पर 1/2। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी होगी? परिमेय संख्या। जहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है जानने की, जो Q है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 1/0 कर दो और कह दो कि मैम ये क्या परिमेय संख्या हमारी होगी, तो नहीं होगी, ये अनंत में चली जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहीं पर मैं आपको लिखूँ 2, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ है, क्योंकि हम इसको 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिसको भी हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे तो वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। तो जो परिमेय ना हो, अपरिमेय संख्याएं, जो परिमेय ना हो उनको हम अपरिमेय कहते हैं या इरेशनल कहते हैं। और इनके बारे में अगर आप कुछ ध्यान रख सकते हो, वैसे बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, बाकी आप ध्यान रख सकते हो। तो ये बात ध्यान रखना जिनसे क्वेश्चन बनते हैं कई बार, कि जो रूट में जो संख्याएं होती हैं जिनको रूट से बाहर नहीं किया जा सकता। मतलब कि जैसे कि अगर हम जैसे हम कहें रूट 5 जैसे हमने कोई वैल्यू ली थी, जैसे रूट 5 लिया यहाँ पर, तो इसको हम रूट से बाहर नहीं कर सकते क्योंकि 5 जो है ये किसी का वर्ग नहीं है। किसी संख्या का आपको वर्ग लग रहा है 5 तो नहीं है, पूरी तरह आपको वर्ग नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम 4 की बात करें तो अगर इसमें रूट लगा है तो 4 क्योंकि 2 का वर्ग होता है तो हम इस तरीके से इसको लिखते हैं, और फिर ये स्क्वायर से रूट ये जो है कैंसिल हो जाता है, वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, और फिर ये 2 हमारा जो है वो बाहर आ जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता है जैसे रूट 5, रूट 3। तो इस टाइप की जो संख्या होती है वो अपरिमेय में गिनी जाती है। कई बार पूछा जाता है कि रूट 3 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में वो गिना जाएगा। इसमें तो नहीं, पर और एग्जाम में मैंने देखा है, तो आप याद रख सकते हो इसमें। बाकी बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम देखेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो वो चीज़ पढ़ा रही हूँ। मैं आपको यहाँ, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको बहुत ही ज्ञानी बनाऊँ, बस इतना आपको सिखाना है कि आपसे क्वेश्चन बनने लगे। और KVS PRT जैसे एग्ज़ाम में जिसमें मैथ हर बच्चा कर रहा है, हर किसी की को मतलब इतना इजी मैथ है वो आ रही है, लेकिन अगर आपको वो बेसिक आपके क्लियर नहीं, अगर आपको नहीं आ रही तो आप रेस से बाहर हो सकते हो। और इस वजह से ही मैं ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैथ है, इसकी सीरीज़ में इसी लेकर के आई हूँ कि जो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बिल्कुल भी मैथ क्लियर नहीं, बिल्कुल भी ऐसे क्लियर नहीं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस मैं जैसे बता रही हूँ आप करते जाइए, आपके बहुत अच्छे से आप जो मार्क्स है वो आप ला पाओगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया। तो ये तो हमारी संख्याओं की बात हो गई। ठीक है, अब हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको पता लगे कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं, और आपको एक कॉन्फिडेंस
आए कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपका है ये 28 फरवरी 2023 की शिफ्ट 1 है और उसमें पूछा गया है कि निम्न में से एक कथन ठीक नहीं है, ठीक है, वह है सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, ठीक। बी नंबर है हमारा, दो विषम संख्याओं का गुणनफल सर्वदा विषम होता है। फिर है किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल सर्वदा एक होता है, या दो विषम संख्याओं का योग सदैव सम होता है, ठीक है। तो पहली बात जो यहाँ पर लिखी है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, और यहाँ पर देखिए लिखा निम्न में से एक कथन ठीक नहीं है। तो यहाँ लिखा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं वो हमारी 2 से स्टार्ट हो रही हैं, मतलब कि 2 भी हमारी अभाज्य संख्या होती है। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि जैसे 2 के भी अगर हम गुणनखंड करें तो या तो ये 1 से कटेगी या फिर 2 से, इसके अलावा किसी तीसरे से नहीं कट रही है। मतलब 2, 3, फिर उसके बाद हम बात करें 5, फिर 7, 9 नहीं होगी क्योंकि वो 3 के टेबल में आ रही है, ठीक है, और इसी तरह फिर 11। तो फ्रेंड्स आप ये बताइए क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं? यहाँ हम 2 की बात करें, ये तो हमारी सम संख्या है, ये तो विषम नहीं है। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम कैसे हो गई? सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती हैं क्योंकि 2 हमारी सम संख्या है किंतु फिर भी वो अभाज्य है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया कि 28 फरवरी की शिफ्ट 1 में आपका ये क्वेश्चन पुटअप हुआ था। इसका फर्स्ट ऑप्शन तो आपका पहले ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और आपसे यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा गलत है। आगे अगर हम देख लें, आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे लिखा है 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सर्वदा विषम होता है। ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स अपने मन में एग्जाम्पल लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा है 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सर्वदा विषम होता है, तो आप अपने मन में कोई भी संख्या ले लीजिए क्योंकि इन्होंने बस ऐसे ही बोला है कि 2 विषम संख्या है, तो हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, है ना। तो हमने जैसे मान लीजिए ले लिया 2 विषम संख्या 1 और 3, तो कह रहा है कि इनका गुणनफल सर्वदा विषम होता है। तो देखिए 1 और 3 का गुणनफल कराइए तो हमारा 3 आया, जो कि सच में क्या है, विषम है। लेकिन अभी हम 1 से नहीं, हम टेस्ट जब करते हैं इस तरीके से तो अपने मन में कोई और भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया, आप भी कुछ ले सकते हैं, जैसे 1 ले लिया 3 और 1 ले लिया 7, तो इनका गुणनफल कराया तो ये भी हमारा 21, मतलब जो कि विषम संख्या है। तो मतलब ये बात हमें इनकी क्या है, सही लग रही है और ये बात सही है, ठीक है। आगे हम लोग देखें किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल सर्वदा 1 होता है। किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल सर्वदा 1 होता है। अब ये व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी यहाँ पर आप समझते जाइए साथ में। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जिसे हम हिंदी में बोलें, हम लोगों की भाषा में बोलें। जैसे आपको लिखा है यहाँ पे 2, ठीक है, 2 लिखा है, तो मैंने बोला इसको हम अपॉन में 1 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2। और वहीं पर अगर हम बात करें, आपको दिया है 2/3, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3/2। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक संख्या और उसका व्युत्क्रम, जैसे मान लीजिए 2/3 हमने लिया है और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 3/2, इसका गुणनफल सर्वदा 1 होता है। तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, ये ऐसे ऊपर नीचे कट हो जाते हैं। अगर आपको नहीं आता है ऐसे कट करना तो अभी मैं जब भिन्न वाला चैप्टर स्टार्ट करूँगी तो ये भी बेसिक्स आपको बताऊँगी। तो 2 1 जा 2 ऐसे कट करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन में, और 2 1 जा 2 यहाँ पर, और 3 1 जा 3, और ये ऐसे कट हो जाते हैं और 1 नहीं आएगा। 1 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो 1 ही आता है हमारा। तो इस तरीके से ये बात बिल्कुल सही है। आगे लिखा है 2 विषम संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो फ्रेंड्स इसमें भी आप एग्जांपल लेके कर सकते हो। ऐसे 1 और 3 ले लिया तो विषम संख्या 1 3 और इनका योग कितना हो गया, सम संख्या 4। ऐसे ही आप और भी कोई विषम संख्या ले सकते हो। जैसे अगर हम ले लें 7 और 11,
विषम संख्याएं हैं, और योग करके देखा तो 7 और 11 कितना हो गया 18। तो ये भी हमारी क्या है सम संख्या। समझ में आया फ्रेंड्स? ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऐसे एग्जाम्पल लेके ही करते हैं, ठीक है। जब भी आपको कोई संख्या नहीं लिखी है, एक स्टेटमेंट टाइप में है, तो आप ऐसे एग्जाम्पल लेकर के उसे सॉल्व करेंगे। समझ में आया फ्रेंड्स? तो ये इस तरीके से हमारे जो 28 फरवरी का एक क्वेश्चन हमारा पूछा गया, हमने सॉल्व किया। समझ में आया फ्रेंड्स कैसे क्वेश्चन हमारे आते हैं? ठीक, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, आप बस बने रहिए। देखिए आपको मैं बहुत अच्छे से मैथ सिखाने वाली हूँ, इतनी सिखा दूंगी कि आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और फिर जब बेसिक आपका क्लियर होगा तो आगे जो यूपी में वैकेंसीज आती हैं उनमें काफ़ी अच्छे लेवल की मैथ पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स जब आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप वो कैसे कर पाएंगे? आप अभी बेसिक क्लियर करेंगे और फिर धीरे धीरे जब आपकी बेसिक क्लियर हो जाएगी तो जब वो वैकेंसी आएगी तब भी मैं आपको उसमें भी बहुत अच्छे से सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे इन्हीं संख्याओं से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 22 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, 22 फरवरी 2023 की शिफ्ट हमारी है 2। शिफ्ट 2 में हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया, और वो क्वेश्चन कौन सा था कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर, ये क्वेश्चन था पहली 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर पूछा गया, मतलब कैसी संख्या होगी। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, विषम होगी, सम होगी, या शून्य होगा, या 1 होगा। विषम, सम, शून्य या फिर 1, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रेंड्स जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाए पहली 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर क्या होगा, तो फ्रेंड्स हमें पता है ना पहली 10 अभाज्य संख्याएं, तो हम इन्हें कर सकते हैं। जैसे पहली 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो निकालिए यहाँ पर 2 हमारी हो गई, 3 हो गई, और फिर 5, 7, 11, फिर उसके बाद हो जाएगी हमारी 13, फिर हो जाएगी, देखिए 14 भी कट रहा है और 15 भी हमारे 3 के टेबल में आता है, फिर 16 भी कटेगा और 17 नहीं कटेगा, फिर 18 भी कटेगा, 19 किसी के टेबल में आपको नहीं दिखेगा 1 और 19 के अलावा, फिर 20 कटेगा, 21 भी कटेगा 3 के टेबल में, 22, फिर 23, फिर 24 कटेगा, 25 भी, 26, फिर 27 भी कट होता है, 28 भी होता है, और फिर 29। तो ये हमारी हो गई 10 देखिए हो चुकी हैं। अब यहाँ पर कह रहा है इकाई के स्थान पर। फ्रेंड्स ये सिर्फ इकाई का स्थान पूछा गया है, और यूनिट डिजिट या इकाई का स्थान पूछा जाए तो क्या हम इन्हें पूरा मल्टीप्लाई करने बैठेंगे? फ्रेंड्स बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा ऐसे। तो हम पता है कैसे करते हैं, देखिए ये भी मैं आपको यहाँ सिखा दूँ। तो देखिए इसको कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा यहाँ सीखिए। हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर ये यूनिट डिजिट ये है, इसकी 3 है, इसकी 9 है, इधर ये है, इधर ये है, तो ऐसे ही इनका ही सिर्फ हम, इसमें तो यही सब यही है, तो हम सिर्फ इनका मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर करें तो देखिए 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 हो गया, मतलब यहाँ पर हमारी यूनिट डिजिट अब 6 हो चुकी है। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30। अब जैसे ही 30 हुआ तो यहाँ यूनिट डिजिट हमारी 0 हो चुकी है, ठीक है। फिर 0 का आप देखिए हम यहाँ पर जिससे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारी 0 ही हो जाएगी, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अब यूनिट डिजिट जो है, अब देखो 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी आगे आप करोगे तो वो 0 ही तो होता चला जाएगा, मतलब अब आपका यहाँ पर इकाई के स्थान पर हमारा क्या आएगा, शून्य आएगा। समझ में आया आपको कि हमें ये क्वेश्चन कैसे करने, कैसे डील करना है? मतलब कि यहाँ हम पूरा सॉल्यूशन करने नहीं बैठेंगे, मतलब हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट ही देखेंगे। जैसे याद आप बात करें 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, फिर हम 30 में 0 सिर्फ लेंगे यूनिट डिजिट, ठीक है। जैसा ही हमारा डबल हो जाएगा तो यूनिट डिजिट ही सिर्फ लेंगे, फिर 0 का मल्टीप्लाई 7 से कराएंगे
तो फिर 0 हो जाएगा, फिर आगे ऐसे ही 1 से कराएंगे तब भी तो 0 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ का आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर, जो कि है 0। समझ में आया फ्रेंड्स? ऐसे ही हम लोग करते हैं जब भी कुछ ऐसे बहुत सारा मल्टीप्लाई या एडिशन, तो हम यूनिट डिजिट लेकर के चलते हैं और फिर उसे चेक करते हैं, उससे हमारे कई सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स बन जाते हैं यूनिट डिजिट पर। मैं आगे और भी क्वेश्चन जो है वो आए हुए थे जिन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं, बस आप बने रहिए, मैं कराऊंगी। सब एक क्लास में नहीं करा सकती, धीरे धीरे मैं हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन जो कि 22 फरवरी के शिफ्ट 2 में पूछा गया था फ्रेंड्स। आगे हम लोग अगर बात करें, एक और क्वेश्चन लें संख्याओं से ही रिलेटेड, तो एक और क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 28 फरवरी की शिफ्ट 1। 28 फरवरी की शिफ्ट 1 अगर हम लें तो इसमें हमारा क्वेश्चन एक पुटअप हुआ था कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त संख्या में इकाई के स्थान पर अंक आएगा। देखिए यहाँ पर फिर इकाई के स्थान की बात हुई है, पहली 10 अभाज्य संख्याओं की बात हुई है, मतलब पहली 10 अभाज्य संख्याएं आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर पहली 10 अभाज्य संख्याएं, अब फ्रेंड्स देखिए मैंने क्यों संख्याएं पढ़ाई, क्योंकि अगर आपको संख्या ही नहीं पता होगा तो अभाज्य संख्या आप कैसे पहचानोगे। तो पहली 10 अभाज्य संख्याओं का क्या आपको कराना है, गुणा कराना है, और फिर इकाई के स्थान पर पूछा गया है कि क्या आपका आएगा। यहाँ आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 0, 2, 3 या फिर 5। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम पहले निकालेंगे पहली 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, जल्दी से बताइए। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, यहाँ हमारा हो जाएगा 17, 19, फिर हो जाएगा हमारा 23, फिर ये हो जाएगा हमारा 29। हो गई हमारी 10 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब इनका आपको यहाँ पर भी क्या कराना है, गुणा कराना है और प्राप्त संख्या में इकाई के स्थान पर अंक बताना है। ये सेम फ्रेंड्स पहले वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो जो 22 फरवरी में पूछा गया था, सेम रिपीट हुआ है 28 फरवरी में। वही मैं हमेशा कहती हूँ कि जब देखिए कई सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, तो बाद वाली शिफ्ट में अगर पैटर्न सेम सा आ रहा है तो आपको वहाँ पर फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ हम देखेंगे तो फिर से वही होगा फ्रेंड्स। 2 3 जा 6, 6 5 जा आपका हो जाएगा 30। 30 में आपकी यूनिट जब 0 हो चुकी है तो 0 का मल्टीप्लाई इधर किसी से भी कराते रहोगे तो 0 ही आएगा, मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ मैं क्वेश्चंस आपको लिख के डाल दिया करूँगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा आपको करना है फ्रेंड्स। आप यकीन मानिए मैथ आपकी मैं बहुत अच्छे कराने वाली हूँ। ठीक है, आपको मैथ से जो डर लगता है, फोबिया है, वो भी दूर हो जाएगा, बस आप बने रहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। ये हमारा संख्याओं से रिलेटेड देख लिया हमने, कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए प्रीवियस ईयर, जिनसे हमें आइडिया लग पाया कि जो हम सीख रहे हैं वो हमारे काम का है या नहीं है ना। हमें अंधी दौड़ में नहीं भागना है, हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड मेहनत करनी है। ठीक है, आगे फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे एक फ्रेंड्स से कुछ इस टाइप में भी क्वेश्चन आपके पुटअप हुए थे। एक कुछ ये आप पहले जान लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगी। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, इनका क्या मतलब होता है? अनुवर्ती या इनको ही हम क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती या अनुवर्ती, या अनुवर्ती को ही हम लोग परवर्ती भी बोलते हैं। कई बार पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ववर्ती संख्या, या जिसे हम इंग्लिश में बोलें तो इन्हें बोलते हैं प्रेडेसेसर। ठीक है, प्रेडेसेसर, और इन्हें हम बोलेंगे अनुवर्ती को सक्सीजर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। फ्रेंड्स जब हमें ये शब्दावलियाँ ही नहीं पता होती हैं तो हमसे क्वेश्चन नहीं बन पाता है, जबकि ये बहुत ईजी होता है। जैसे ये बहुत सरल होता है, प्रेडेसेसर मतलब आप -1 कर देंगे जो भी आपको संख्या दी हुई है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 1000 का प्रेडेसेसर क्या होगा, मतलब इसमें हम -1 जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा
999। तो ये हमारा होता है प्रेडेसेसर। सक्सीजर का मतलब होता है कि हम उसमें क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। जैसे 999 का आपका प्रेडेसेसर हो जाएगा 1000। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको सीख के चलनी, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक में लेकर के इसे पढ़ा रही हूँ। आगे फ्रेंड्स एक वर्ड आता है क्रमागत करके। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, क्रमागत संख्याएं। तो फ्रेंड्स क्रमागत संख्याएं हम इन्हें ही बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मतलब जो क्रम से आते हैं। ठीक है, क्रम से आएंगी, मतलब कि जैसे 1 2 3 की बात करें तो ये क्रमागत संख्याएं हैं, क्रम से आ रहे हैं, इनके बीच का अंतर आपको सिर्फ 1 दिखेगा, ये क्रमागत संख्याएं होती हैं। जैसे हम बोले आपसे 69 70 एंड 71, तो फ्रेंड्स ये भी हमारी क्रमागत संख्याएं हैं, क्योंकि देखिए ये क्रम से आती हैं, है ना, मतलब इनके बीच का अंतर सिर्फ आपको 1 दिखेगा। ठीक, तो ये क्रमागत संख्या है। लेकिन फ्रेंड्स अगर इसी में वो लिख दें कि क्रमागत, आपको क्रमागत सम संख्याएं कौन सी होंगी, सम संख्याओं की अगर बात करें, क्रमागत क्रम संख्याएं, सम संख्या, क्रमागत सम संख्याएं या कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं आपको लिखूं कि 2 4 6 8 2 4 6 8, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, क्रमागत सम संख्याएं। और क्रमागत सम हो या क्रमागत विषम हो, इनमें आपको 2 का अंतर देखने को मिलेगा। अब यहीं पर अगर फ्रेंड्स मैं आपके सामने लिख दूं कि यहाँ मैं लिख दूं कि 116 120 122, क्या ये क्रमागत सम संख्याएं हैं? तो फ्रेंड्स ये नहीं है, क्योंकि 116 के बाद 118 आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ क्रम से नहीं आई हैं, और इनके बीच में सिर्फ 2 का अंतर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम अगर क्या कर दें 118 और यहाँ 120, तब ये हमारी क्रमागत सम संख्याएं बन पाएंगी। और ऐसे ही फ्रेंड्स क्रमागत अगर हम विषम संख्याओं की बात करें, क्रमागत विषम संख्याओं की फ्रेंड्स अगर हम यहीं पर बात करें, तो वो हमारी कौन सी हो जाएंगी, जैसे 1 3 5 7 9। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है मेरा कहने का मतलब क्या है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये वर्ड्स जो मैं बता रही हूँ इनको अच्छे से हमें ध्यान रख के चलना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन बने थे, आप अगर पिछले शिफ्ट आप अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो एक क्वेश्चन आपको जो है वो मतलब आप ये समझिए कि लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, और उनकी अभी हम बात करने वाले हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट करके आपके क्वेश्चन बने हुए थे। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, इनको हम सबसे पहले समझेंगे। जैसे आपसे कहे 2 अंकों की, जब भी आपसे कहे कि 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस ध्यान रखना है, छोटी से छोटी या स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछा जाए 2 डिजिट का, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले स्मॉलेस्ट वाले सीन में आपको क्या लिख देना है, 1। सबसे पहले 1 लिख देना है, और 2 अंकों की पूछी गई है तो हमें 1 0 लगाना है, मतलब जितने अंकों की पूछी गई उससे 1 कम 0। ठीक है, उससे 1 कम मतलब कि 1 0 हम यहाँ पर लगाएंगे। और यहीं पर आपसे पूछा जाए कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तब आप क्या करोगे, तो यहाँ पहले 1 लिखोगे और 3 अंकों की पूछी गई है, मतलब इसमें 1 अगर हम कम करें तो 2 आया, तो 2 0 लगाएंगे। ऐसा इसलिए करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि 3 अंक तो हो गए ना, 3 अंक तो ऐसे ही होंगे ना, क्योंकि 1 हमने पहले लिख दिया है, और फिर
दो ही तो हमारे अंक बचे क्योंकि 3 अंकों की पूछी गई थी, तो इस वजह से एक कम करके उतने ही हम 0 लगाते हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। स्मॉलेस्ट हमने समझ लिया अच्छे से। अब इसी में फ्रेंड्स हम अगर देखें ग्रेटेस्ट की बात करें, या अगर हम इसी में हम देखें दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें अगर, तो फ्रेंड्स जितने अंकों की इसमें कही जाए बड़ी से बड़ी वाले सीन में, तो हमें उतने ही बार 9 जो है वो बना देना है। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी तो 2 बार 9, 3 अंकों की इसी में से पूछी जाए तो 3 बार 9 बना देना है, या 3 बार हमें 9 जो है वो लिख देना है। समझ में आया आपको? तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रख के चलना है आपको। इससे क्वेश्चन भी आपका बना हुआ था, ठीक है। तो चलिए, ये हमारी पहले बात क्लियर होती है। एक और इसी में कॉन्सेप्ट एक सीखेंगे स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट में, और जिनसे हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, और उन क्वेश्चन को भी हम पहले फिर सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ डिजिट्स दी जाएं, ये तो हो गई कि आपसे नॉर्मली पूछ लिया गया कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, ठीक है, इस तरीके से पूछा गया। अब कुछ ऐसा भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि मैं यहाँ पर डिजिट जैसे आपको लिख दूँ 2, 3, 5, 6, ये आपको डिजिट्स दे दिया मैंने, और अब मैंने पूछा कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक और डिजिट मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ तो यहाँ लिख दिया मैंने 1। अब मैं आपसे पूछूं कि इन डिजिट्स का यूज़ करते हुए आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बताना है, ठीक है। तो इससे यूज़ करते हुए हम कैसे बनाएंगे स्मॉलेस्ट नंबर, इससे हम सबसे कैसे बनाएंगे, और इन्हीं डिजिट्स का यूज़ करते हुए ग्रेटेस्ट। और फ्रेंड्स इनका मतलब सिर्फ इतना ही होता है, यहाँ पर लिखा रहता है कि इन डिजिट्स का यूज़ आपको एक ही बार करना है, ठीक है। मतलब एक डिजिट को आप एक से ज़्यादा बार नहीं कर पाओगे। स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे छोटा जो होगा हम उसे पहले लिखेंगे, ठीक, और उसके बाद फिर हम उससे बड़ा, फिर उसके बाद 3, फिर यहाँ पे उससे बड़ा 5 हो जाएगा, और फिर उससे बड़ा 6। मतलब हम इसे आरोही क्रम में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे। वहीं ग्रेटेस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले बड़ा अंक लिखेंगे। बड़ा अंक इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 6, और फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 3, फिर 2 और फिर 1। तो आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट में हम क्या करेंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट वाले में हम लोग अवरोही क्रम में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या और फिर उसके बाद छोटी संख्या, और इस तरीके से हम लिखते हैं, और स्मॉलेस्ट में सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं। लेकिन वहीं पर मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। वहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, 3, 0, 1, 9। इससे आपको फॉर्म करना है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताऊं तो आप यहाँ पर हो सकता है स्टार्ट करें कि मैम आपने सबसे पहले छोटा बताया है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 0, फिर 1 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, 9 लिख देता हूँ, और मेरा तो ये अब सही होगा। बस यही फ्रेंड्स आपसे गलती हो जाती है। ध्यान रखना है कि ये जो हमारा यहाँ से अगर हम फर्स्ट प्लेस देखें, ये वाला प्लेस जो है यहाँ पर हम 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ 0 पुट कर देते हैं तो ये संख्या में इस 0 की कोई वैल्यू रह नहीं जाती है, ठीक है। और इसका ये सिर्फ बन जाएगी कितनी, 4 अंकों की संख्या, ठीक है, और 0 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस वजह से फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि ये जो लेफ्ट साइड से अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड से अगर फर्स्ट डिजिट में हम लोग 0 नहीं, फर्स्ट प्लेस में हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यही इससे ही जो है क्वेश्चन जो है वो लोग गलत करते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पर हमारा 0 नहीं आ सकता, पहले क्या आएगा सबसे छोटा इनमें से 1, ठीक। अब हम 0 रख सकते हैं।
अब ये 0 की वैल्यू होगी, अब हम 0 रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर 0 रखेंगे और फिर उसके बाद 2, 3 और 9। समझ में आया आपको? ये हमारा स्मॉलेस्ट में सीन होगा और ग्रेटेस्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 9, फिर उसके बाद हमारा 3, फिर हो जाएगा 2 और फिर 1 और फिर 0। यहाँ हम 0 रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ रख सकते हैं, पर हम लेफ्ट साइड से फर्स्ट प्लेस पे हम लोग 0 नहीं रखेंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फ्रेंड्स, ऐसे ही कई क्वेश्चन हमारे बने थे, मैं आपको सॉल्व यहाँ पर कराती हूँ, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बने थे हमारे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम सारे क्वेश्चन PYQ वाले लेंगे और सारे ही क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप पॉज करके पहले खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद मेरे आंसर से मैच करेंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया है 24 फरवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। 24 फरवरी आपका शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हमारा? हमें दिया गया है 2, 3, 5, 9 और 0। 2, 3, 5, 9 और 0 ये आपको दिया गया है और कहा गया है इससे बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताना है, ठीक है। बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या का अंतर, ठीक। तो इससे हम पहले बड़ी से बड़ी बनाएंगे। बड़ी से बड़ी कौन सी बन जाएगी या ग्रेटेस्ट कौन सी बन जाएगी इन डिजिट से 5 अंकों की? तो सबसे पहले हमें बड़ी वाली संख्या लेनी है 9, फिर कौन सी है 5, फिर 3, फिर 2, फिर 0। फिर छोटी से छोटी अगर हम बात करें, छोटी से छोटी, तो उसकी अगर हम बात करें तो कौन सी बनेगी? वही फ्रेंड यहाँ पर आपको फंसाने के लिए 0 दिया कि आप 0 लिखो, पर यहाँ 0 नहीं होगा। क्या होगा हमारा इसमें? छोटा और 2 लिखेंगे और सेकेंड टाइम हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और फिर 3, 5 और फिर 9। अब हम इसे क्या करेंगे? अंतर लिखा है। क्या लिखा है? अंतर। अंतर मतलब कि डिफरेंस आपको फाइंड करना है, माइनस करना है। देखिए यहाँ पर हमारा 10 में 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर हम ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और 10 में 9 जाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ 1 बचा हमारा, ठीक है, और 1 में 5 जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ से हम 11 में 5 गए, कितना? 6 बचेगा। यहाँ हो जाएगा 2 और 12 में 3 गए हमारे 9, और फिर यहाँ कितना बचेगा हमारा? 4, और ये फिर हमारा हो जाएगा 9 में 2 गए 7, 7, 4, 9, 6, 1। हमारा बी नंबर जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ही क्वेश्चन कितने सारे पुटअप हुए हैं। पहला तो हमने ये देख लिया। आगे अगर हम देखें फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ना आपकी हर शिफ्ट में आपको देखने को मिला था, मतलब मोस्टली हर शिफ्ट में। 1-2 शिफ्ट अगर हम छोड़े तो शायद उसमें ही ना हो, बाकी आप देखें खुद ही। सही क्वेश्चन देखें तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस करिए। एक और पूछा गया है आपकी 28 फरवरी में। 28 फरवरी में आपको शिफ्ट कौन सी है? ये शिफ्ट 1 है और उसमें आपको ये दिया गया है 2, 3, 5, 0, 2, 3, 5, 0, 9, और इनसे भी आपको बनाना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, और फिर उसके बाद आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो अगर हम फ्रेंड्स ग्रेटेस्ट की बात करें तो कैसे बनेगी? तो 9 सबसे बड़ी, फिर 5, 3, 2, 0। स्मॉलेस्ट की बात करें फ्रेंड्स तो देखिए हम 0 नहीं लेंगे, ध्यान रखना है। 2, 0, 3, 5, 9, और फिर हमें क्या फाइंड करना है? डिफरेंस। 10 में 9 गए 1, यहाँ 11 में 5 गए, हमारा 6 बचा, और फिर यहाँ 2 बचा हमारा, और 12 में 3 गए, हमारा बचेगा 9, 4, 9 में 2 गए, कितना बचा? 7, 4, 9, 6, 1। और ये हमारा क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया था। सेम क्वेश्चन है हमारा 28 फरवरी शिफ्ट 1 का जो हमारा क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन अभी मैंने जो पहले आपको कराया है 24 फरवरी की शिफ्ट 1 का, सेम देखिए रिपीट हो रहा है ना। कितना ये जो बाद के शिफ्ट वाले हैं इनको काफ़ी इसमें फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा हो जाएगा बी। सेम क्वेश्चन देख रहे हो आप, रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हो गए।
और हम बात करें और भी सारे क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग इस टाइप के सॉल्व कर लेते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग बात करेंगे इस टाइप के और क्वेश्चन हम लोग सारे सॉल्व कर लेंगे। 28 फरवरी के शिफ्ट 2 में भी आपका क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है और वो आपको डिजिट दी गई है 4098। बस यही संख्याएं का प्रयोग करके 4 अंकों वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जिसमें पुनरावृत्ति ना हो, इन दोनों संख्याओं का आपको योग निकालना है। तो देखिए ग्रेटेस्ट निकालेंगे तो आपका सबसे बड़ी ले लिया, फिर 9 8, फिर 4 और 0। स्मॉलेस्ट की बात करेंगे 0 से। देखिए आप एक चीज़ कॉमन पा रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चंस में 0 ज़रूर इन्वॉल्व है कि आप गलती करो और आप 0 से स्टार्ट करो। लेकिन अब आपने पढ़ लिया है, अब आपसे गलती नहीं होगी। आपको ध्यान रखना है लेफ्ट से जो हम फर्स्ट पहला अंक लिखेंगे तो उसमें हमारा 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इनमें छोटा 4 है, दूसरे प्लेस पे हम लोग 0 रखेंगे और फिर 8 और 9। 10 में आपके यहाँ पर क्या करना है, योग करना है आई थिंक। हाँ, तो इसमें आपको योग करना है। 28 फरवरी का शिफ्ट 2 का आपका क्वेश्चन है, तो योग करिए 9 और फिर यहाँ पर 12 हो जाएगा। यहाँ पर ये 9 9 4 13 और 13 9 to 9 ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये आपका बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी है मैं जानती हूँ, लेकिन इजी भी हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप ऐसे ही सीखते चलिए और आपको देखना है मैथ आपको आ जाएगी, मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, और आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। और क्वेश्चन हम इसके ले लेते हैं। एक 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में 10 जोड़ने पर प्राप्त होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। और ये है 24 फरवरी की शिफ्ट 2 है। 24 फरवरी की शिफ्ट 2 से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 5 बार हमें 9 जो है वो लिख देना है और फिर उसके बाद हमें इसमें 10 जोड़ना है। जैसे अब कहा गया है कि 10 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, तो 9 में 0 जो जुड़ेंगे तो 9 ही आएगा। 9 1 10, फिर 9 1 10, 9 1 10 और 9 1 10 मतलब 1, फिर 4 बार आपको 0 है और फिर 9। ठीक है, तो आपका ये जो हमारा डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, मैं जो पढ़ा रही हूँ बस आप पढ़ते जाइए, बहुत ही आपके काम का है। आगे हम लोग देखेंगे 21 फरवरी के शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया आपको डिजिट दी गई 21 फरवरी और शिफ्ट आपकी है 1 और आपको डिजिट्स यहाँ पर दी हुई हैं 3 0 7 और 9, 3 0 7 9 और 6। इनसे 5 अंकों की आपको बड़ी से बड़ी व छोटी छोटी संख्या का डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे बड़े से बड़ी हम लोग निकालेंगे, तो देखिए 9, फिर हमारा कौन सा 7, फिर 6 और फिर 3 और फिर 0। स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो हम पहले 3 लिखेंगे, 0 नहीं लिखना है हमें, 0 हम सेकेंड प्लेस पे और फिर 6 7 9। अब यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करिए, 10 में 9 गए, यहाँ 1 बचा, ये 12, ये 12 में 7 गए, आपके कितने बचे 5 और फिर यहाँ पर 15 में 6 गए 9। ठीक है, और फिर यहाँ 6 बचा और 9 में 3 गए 6। और ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया। बस एक क्वेश्चन फ्रेंड्स और बचा है इस टाइप का, हम इसे देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 21 फरवरी के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है 38790। 38790 ये आपको डिजिट्स दी हुई हैं और इनसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्या का डिफरेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 98730। ठीक है, स्मॉलेस्ट निकालेंगे, 0 हमें फर्स्ट प्लेस पे नहीं लाना है, 3 0 करना है और फिर 7 8 9 डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 10 में 9 गए, 1 बचा, यहाँ 12 में 8 गए, कितने 4 बचे और यहाँ पर आपका
कितना बचा यहाँ 6, तो 16 में 7 गए हमारे, 9 बचा है, यहाँ 7 बचा, 9 में 3 गया हमारा, 6 बचा, 6 7 9 4 1, और ये हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने आज की क्लास में बहुत कुछ सीखा है। इन सबको आपको बहुत अच्छे से कॉपी पेन लेकर के नोट करना है। न्यू आप अपनी नोटबुक बनानी है मैथ की, और मैं अच्छे से आपको प्रिपेयर कराऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आप सच में कुछ सीख पाए हैं, तो फ्रेंड्स आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ करके, और बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वर्क करने का। और लगता है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि अच्छे से प्रीवियस ईयर अच्छे से देखना पड़ता है, और फिर जो इसी चैप्टर से रिलेटेड है उसको फाइंड करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और इस मैथ को लेकर के टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ऐसे ही हम लोग सारे चैप्टर्स जो है वो कवर करने वाले हैं, और PYQ को साथ में सॉल्व करने वाले हैं। आपको लग रहा है अगर ये बहुत इजी है, तो देखिए इजी ही आता है, और मैं इजी ही पढ़ाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी बहुत डीप में कि आपकी हालत ख़राब हो जाए, आपको लगेगी अरे इतना टफ मैं कैसे करूंगी। जब इजी आ रहा है तो हमें वही पढ़ना है, और उससे थोड़ा सा बस ऊपर जाके हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा टफ हो लेवल तो भी आप कर पाओ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं करने वाली, क्योंकि फ़ायदा क्या है फ्रेंड्स, जब क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं तो वही हमें पढ़ना है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।